मैं वादा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। इस वीडियो में हम दोनों बुक्स कवर करेंगे। कभी सोचा है अगर कल से आपको अपनी भाषा बोलने से मना कर दिया जाए तो कैसा लगेगा? सोचो अचानक से आपकी पहचान, आपके शब्द सब आपसे छीन लिए जाए। वेल, ये कहानी ऐसी ही एक फीलिंग के बारे में है। तो चलो डाइव करते हैं इस कहानी में जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इसे लिखा है अल्फोंस डॉडेट ने। समझ लो इसका बैकग्राउंड है फ्रैंको प्रशियन वॉर का टाइम, जब फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स अल्साइस और लोरेन प्रशियंस के कंट्रोल में चले गए थे। अब इसका असर वहां के लोगों और खासकर स्कूल लाइफ पर कैसे पड़ा, आइए देखते हैं। तो देखो, कहानी शुरू होती है एक यंग लड़के फ्रांस से। उस सुबह वो स्कूल के लिए काफी लेट हो गया था और उसे डांट पड़ने का ग्रेट ड्रेड था, मतलब बहुत ही ज्यादा डर था। स्पेशली इसलिए क्योंकि उसके टीचर एम हैमिल ने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पर सवाल पूछेंगे। और सच बताऊं तो फ्रांस को उनका पहला शब्द भी नहीं पता था। एक पल के लिए तो उसके मन में आया कि स्कूल बंक कर देता है और दिन भारी बिताता है। और क्यों ना आता, मौसम इतना अच्छा था, इतना ब्राइट, बर्ड्स भी आराम से चहक रहे थे। और तो और सॉमिल के पीछे खुले मैदान में प्रशियन सोल्जर्स को ड्रिल करते देखना, ये सब पार्टिसिपल्स के रूल से तो लाख गुना ज्यादा टेम्पटिंग था। लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और स्कूल की तरफ तेजी से बढ़ गया। अब जैसे ही वो टाउन हॉल के पास से गुजरा, उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत बड़ी भीड़ जमा है। देखो, पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें जैसे जंग हारने की न्यूज या आर्मी के नए ऑर्डर्स सब यहीं से तो मिलती थी। तो फ्रांस ने बिना रुके बस मन ही मन सोचा, अब क्या बात हो सकती है। वो तेजी से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी ब्लैक स्मिथ वॉचर, जो अपने अप्रेंटिस के साथ बुलेटिन पढ़ रहा था, उसने फ्रांस को पुकारा। अरे इतनी तेजी मत करो बच्चे, स्कूल पहुंचने के लिए बहुत टाइम है। फ्रांस को लगा पक्का ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वो हाफते हुए एम हैमिल के छोटे से गार्डन तक पहुंच ही गया। यूजुअली जब स्कूल शुरू होता था तो वहां एक ग्रेट बसल होता था, मतलब बहुत शोर शराबा। डेस्क्स के खुलने बंद होने की आवाज, बच्चों के एक साथ लेसन्स रिपीट करने की आवाज जो इतनी तेज होती थी कि सड़क तक सुनाई देती थी। लेकिन आज सब कुछ इतना शांत था जैसे संडे मॉर्निंग हो। फ्रांस ने तो प्लान बनाया था कि इसी शोर का फायदा उठाकर चुपके से अपनी डेस्क पर बैठ जाएगा, लेकिन आज तो सीन ही पूरा अलग था। उसने खिड़की से झांक कर देखा, उसके सारे क्लासमेट्स ऑलरेडी अपनी जगह पर बैठे थे और एम हैमिल अपने उस टेरेबल आयरन रूलर को आम के नीचे दबाए शांति से अप एंड डाउन वॉक कर रहे थे। अब सोचो, फ्रांस को दरवाजा खोलकर सबके सामने से अंदर जाना था। आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कितना ब्लश्ड और फ्राइटेंड फील कर रहा होगा। लेकिन जो उसने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। हैमिल ने उसे देखा और बहुत ही प्यार से कहा, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ लिटिल फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। फ्रांस डांट सुनने के लिए तैयार था, पर यह सुनकर तो वो एकदम हैरान हो गया। जब फ्रांस अपनी सीट पर बैठा और उसका डर थोड़ा कम हुआ ना, तब उसने नोटिस किया कि उसकी टीचर अपने स्पेशल कपड़ों में थे। उन्होंने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना था, अपनी फ्रिल्ड शर्ट और वो काली सिल्क की टोपी जिस पर एम्ब्रॉयडरी थी। ये वही कपड़े थे जो वो सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज डेज पर ही पहनते थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज तो कुछ और ही थी। जो बैक बेंचेस हमेशा खाली रहती थी ना, आज वहां गांव के बड़े बुजुर्ग चुपचाप बैठे थे। ओल्ड हाउसर जिन्होंने अपनी 3 कॉर्नर्ड हैट पहनी हुई थी, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर और भी कई लोग, और सब बहुत ही उदास दिख रहे थे। फ्रांस अभी ये सब देखकर सोच ही रहा था कि एम हैमिल अपनी चेयर पर बैठे और उसी सीरियस और जेंटल टोन में बोले जिसमें उन्होंने फ्रांस का वेलकम किया था। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, ये आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा। ये शब्द फ्रांस के लिए एक थंडर क्लैप जैसे थे, जैसे उस पर अचानक बिजली गिर गई हो। ओह, तो टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर यह खबर लगी थी, उसका आखिरी फ्रेंच लेसन। उसे तो अभी ठीक से लिखना भी नहीं आता था। इसका मतलब अब वो कभी सीख ही नहीं पाएगा। इस चाणक अपने लेसन्स ना सीखने पर, चिड़ियों के अंडे ढूंढने जाने पर, सैर नदी में स्लाइड करने जाने पर बहुत ज्यादा अफसोस होने लगा। उसकी किताबें जो थोड़ी देर पहले उसे एक बोझ, एक न्यूसेंस लग रही थी, अब उसे अपने पुराने दोस्त लगने लगी थी जिन्हें वो छोड़ ही नहीं सकता था। और एम हैमिल भी। सिर्फ ये ख्याल कि वो अब जा रहे हैं और वो उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाएगा, फ्रांस को उनका रूलर और उनका गुस्सा सब कुछ भिलवा गया। अब फ्रांस को सब समझ आ रहा था।
हैमिल ने इस आखिरी लेसन के सम्मान में अपने फाइन संडे क्लोथ्स पहने थे और गांव के बुजुर्ग इसलिए वहां बैठे थे क्योंकि उन्हें भी दुख था कि वो लाइफ में और ज्यादा स्कूल नहीं गए। मतलब ये उनका तरीका था अपने मास्टर को उनकी 40 साल की ईमानदार सर्विस के लिए थैंक यू कहने का और उस देश को रिस्पेक्ट देने का जो अब उनका नहीं रहा था। इन सभी ख्यालों के बीच फ्रांस ने अपना नाम सुना। हाँ, अब उसकी बारी थी रिसाइट करने की। वो उस वक्त पार्टिसिपल का वो ड्रेडफुल रूल एकदम लाउड एंड क्लियर बिना किसी गलती के बोलने के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन वो तो पहले शब्दों में ही कंफ्यूज हो गया और बस वही खड़ा रहा अपनी डेस्क को पकड़े हुए। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसमें सिर ऊपर उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। मिस्टर हैमिल ने उससे कहा, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रांस, तुम्हें खुद ही काफी बुरा लग रहा होगा। फिर उन्होंने समझाया कि यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एल्सास के साथ। हम सब सोचते हैं बहुत टाइम है, कल सीख लेंगे, और देखो इसी कल के चक्कर में हम कहां आ गए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सिर्फ फ्रांस नहीं, हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। तुम्हारे पेरेंट्स जो चाहते थे कि तुम पढ़ने से ज्यादा किसी फार्म या मिल में काम करो, और एम हैमिल ने खुद को भी ब्लेम किया। क्या उन्होंने फ्रांस को कई बार पढ़ाई छोड़कर अपने फूलों को पानी देने नहीं भेजा, या जब उन्हें फिशिंग के लिए जाना होता था तो स्कूल की छुट्टी नहीं कर दी? इसके बाद एम हैमिल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, सबसे क्लियर और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। उन्होंने कहा कि हमें इसे अपने बीच प्रोटेक्ट करना होगा और कभी नहीं भूलना होगा, क्योंकि उनके हिसाब से जब लोग गुलाम बन जाते हैं तब तक उनके पास आजादी की चाबी रहती है, जब तक वो अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहते हैं। इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। और याद रखो, ये ऑर्डर बर्लिन से आया था कि अब से सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये फ्रांस के इन्हीं 2 डिस्ट्रिक्ट्स अल्सास और लोरेन के स्कूल्स पर लागू होता था। इसके बाद मिस्टर हैमिल ने ग्रामर की बुक खोली और अपना लेसन पढ़ाना शुरू किया। फ्रांस इतना अमेज था, उसे सब कुछ कितनी आसानी से समझ आ रहा था। उसने सोचा शायद उसने पहले कभी इतने ध्यान से सुना ही नहीं था, और शायद मिस्टर हैमिल ने भी पहले कभी इतने पेशेंस से समझाया नहीं था। ग्रामर के बाद उनका राइटिंग का लेसन शुरू हुआ। उस दिन एम हैमिल उनके लिए नई कॉपीज लाए थे, जिन पर सुंदर राउंड हैंड राइटिंग में लिखा था फ्रांस एल्सा, फ्रांस एल्सा। वो कॉपीज ऐसे लग रही थीं जैसे छोटे छोटे झंडे हों जो पूरे क्लासरूम में लहरा रहे हों। वहां इतनी शांति थी कि सिर्फ पेपर पर पेन के चलने की स्क्रैचिंग की आवाज आ रही थी। तभी छत पर कबूतर धीरे से गुटरगू कर रहे थे और फ्रांस ने मन ही मन सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, इवन द पिजन्स? इसका मतलब क्या ये लोग इन कबूतरों को भी जर्मन में गाना गवाने पर मजबूर कर देंगे? क्या इनकी पावर नेचर को भी कंट्रोल कर लेगी? जब भी फ्रांस लिखते लिखते ऊपर देखता, उसे एम हैमिल अपनी चेयर पर एकदम मोशनलेस बैठे हुए दिखते। वो एक एक चीज को ऐसे घूर रहे थे जैसे वो उस छोटे से स्कूल रूम की हर चीज को अपने दिमाग में हमेशा के लिए बसा लेना चाहते हो। सोचो, 40 साल से वो उसी जगह पर थे, खिड़की के बाहर उनका गार्डन और ठीक सामने उनकी क्लास। बस इतने सालों में डेस्क्स और बेंचेस ही घिसकर थोड़े स्मूथ हो गए थे। इस सब को छोड़कर जाना उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, ये सोचना भी मुश्किल है। और तभी अचानक चर्च की घड़ी में 12 बज गए, और ठीक उसी पल ड्रिल से लौट रहे प्रेसिडेंट्स के ट्रम्पेट्स की आवाज खिड़कियों के नीचे से सुनाई दी। एम हैमिल अपनी चेयर से खड़े हुए, उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। फ्रांस ने उन्हें पहले कभी इतना लंबा और टॉल नहीं देखा था। वो कुछ कहना चाहते थे, उन्होंने शुरू किया, माय फ्रेंड्स, फिर आए, लेकिन उनका गला चोक हो गया, वो आगे नहीं बोल पाए। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, एक चौक का टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत से जितना बड़ा लिख सकते थे उन्होंने लिखा, वीव ला फ्रांस, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। फिर वो रुके और अपना सर दीवार से टिका लिया और बिना एक शब्द कहे उन्होंने हाथ से इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड। कभी सोचा है आपने कि क्या कचरे के ढेर में, वही कचरा जिसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, उसमें किसी का बचपन, उसकी खुशियां, उसके सपने सब खो सकते हैं? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अनीस जंग की किताब लॉस्ट स्प्रिंग की। ये उन बच्चों की कहानियां हैं जिनका बचपन आप कह सकते हैं गरीबी और कुछ रिवाजों की वजह से उनसे छीन लिया गया है। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से होती है जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक बच्चा कहता है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, मतलब कभी कभी मुझे कचरे में एक रुपया मिल जाता है। समझ लो, उसके लिए ना वो कचरे का ढेर एक खजाने की तरह है और वो एक रुपया उस खजाने का हिस्सा।
जो ऑथर हैं अनीस जंग, वो हर सुबह अपने नेबरहुड में एक लड़के से मिलती है जिसका नाम है साहिब। और साहिब क्या कर रहा होता है? कचरे के ढेर में गोल्ड ढूंढ रहा होता है, सोना। तो एक दिन ऑथर उससे पूछ ही लेती हैं, व्हाई डू यू डू दिस? तुम ये काम क्यों करते हो? देखो, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। साहिब अपना घर बहुत पहले छोड़ चुका था। उसका घर जो ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में था, अब उसकी मेमोरी में भी ऑलमोस्ट फेड हो चुका है। उसकी माँ ने बताया था कि कैसे तूफानों ने उनके खेत, उनके घर, सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसलिए वो लोग इस बड़े शहर में आ गए सोना ढूंढने, मतलब अपनी रोजी रोटी कमाने। तो जब ऑथर ने उससे सवाल किया, साहिब ने बस नजरें चुरा के धीरे से मटर किया, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। मेरे पास करने के लिए और कुछ है ही नहीं। सोचो कितना सिंपल सा जवाब है, लेकिन इसमें उसकी पूरी मजबूरी छिपी हुई है। अब ये सुनकर ऑथर ने थोड़ा कैजुअली, बिना सोचे समझे कह दिया, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। लेकिन उन्होंने जैसे ये बोला, उन्हें इमीडिएटली रियलाइज हुआ कि उनकी ये एडवाइस कितनी हॉलो, कितनी खोखली साउंड कर रही होगी उस बच्चे के लिए जिसकी पहली जरूरत रोटी है, किताबें नहीं। लेकिन साहब ने देखो कितनी इनोसेंस से जवाब दिया, देयर इज नो स्कूल इन माय नेबरहुड, जब वो लोग बनाएंगे मैं जाऊंगा। उसके इस सिंपल से होपफुल जवाब पर ऑथर ने भी थोड़ा हाफ जोकिंगली पूछ लिया, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम? क्या तुम आओगे अगर मैं स्कूल शुरू करूं? और फिर कुछ दिन बाद साहब भागता हुआ ऑथर के पास आता है और क्या पूछता है, इज योर स्कूल रेडी? आपका स्कूल तैयार है? बस उस एक मोमेंट में ऑथर को रियलाइज हुआ कि उनका वो जो छोटा सा खोखला प्रॉमिस था ना, उसने उस बच्चे के अंधेरे से वर्ल्ड में एक रियल होप जगा दी थी। तो कई महीनों तक उससे मिलने के बाद ऑथर ने आखिरकार उसका पूरा नाम पूछा और उसने बताया, साहिब आलम। द फनी थिंग इज, उसको अपने नाम का मतलब ही नहीं पता था। समझ लो, अगर उसको पता होता ना कि उसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी पूरी कायनात का मालिक, तो उसे शायद बिल्कुल यकीन ही नहीं होता। इतनी बड़ी आयरनी है उसके नाम में और उसकी रियलिटी में। और हाँ, साहब अकेला नहीं था, वो अपने दोस्तों के साथ सड़कों पर घूमता था। पूरी आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, एक नंगे पैर वाले लड़कों की फौज, बिल्कुल सुबह के पंछियों की तरह आते थे और दोपहर होते ही गायब हो जाते थे। तो ऑथर ने उनमें से एक से पूछा कि भाई तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी? और जवाब में अलग अलग एक्सक्यूजेस मिले। ये बस बहाने थे अपनी गरीबी को छुपाने के लिए। एक बोला, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। दूसरे ने झट से ऐड किया, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। और एक तीसरा लड़का था जिसने कभी जूते पहने ही नहीं थे। उसने बस सिंपल सा बोला, आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए। इन बच्चों को नंगे पैर देखकर ऑथर को एक कहानी याद आई। ये कहानी एक आदमी की थी, उडीपी से। उसने बताया था कि जब वो छोटा था तो एक मंदिर के पास से गुजरता था जहां उसके फादर पुजारी थे, और वो बच्चा रोज रोज मंदिर में बस एक जोड़ी जूतों के लिए प्रे करता था। तो इन बेयरफुट रैग पिकर से मिलते मिलते, उनको जानते जानते ऑथर उनकी दुनिया में और डीप चली जाती हैं, और यही रास्ता उन्हें ले जाता है सीमापुरी। अच्छा, सीमापुरी ये जगह है तो दिल्ली के बॉर्डर पर, उसकी पेरिफेरी पर, लेकिन मेटाफोरिकली ये दिल्ली से मीलों दूर है, मतलब डेवलपमेंट के मामले में। यहाँ 1971 में बांग्लादेश से आए करीब 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। सोचो, मिट्टी के घर हैं, टिन की छतें हैं, कोई सीवेज नहीं, कोई रनिंग वाटर नहीं, बस एक चीज है उनके पास, रेशन कार्ड, जिससे उन्हें अनाज मिल जाता है। क्योंकि उनके लिए फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। पहचान से ज्यादा जरूरी पेट भरना है। वहाँ की औरतें साफ कहती हैं, अगर दिन के आखिर में हम अपनी फैमिली को खाना खिला पाते हैं और बिना पेट दर्द के सो सकते हैं तो हम यहाँ ज्यादा खुश हैं। उन खेतों से तो बेहतर है जहाँ से हमें अनाज तक नहीं मिलता था। तो सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब ही है रैग पिकिंग। लेकिन फैसिनेटिंगली इस गार्बेज का मतलब बड़ों और बच्चों के लिए बिल्कुल अलग है। एल्डर्स के लिए ये उनका डेली ब्रेड है, जीने का जरिया। और बच्चों के लिए, अरे उनके लिए तो गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर, एक खजाना है जिसमें एक कॉइन या नोट मिलने की उम्मीद हमेशा रहती है। फिर एक सर्दी की सुबह ऑथर देखती हैं कि साहिब एक क्लब के बाहर खड़ा है और अंदर हो रहे टेनिस गेम को देख रहा है, और उसने डिस्कार्डेड टेनिस शूज पहने हुए हैं, किसी के फेंके हुए जूते। उस लड़के के लिए जो हमेशा नंगे पैर चला हो, ये जूते, भले ही उनमें एक छेद था, ये एक सपने के सच होने जैसा था। लेकिन थिंग्स चेंज। एक सुबह ऑथर देखती हैं कि साहिब दूध के बूथ की तरफ जा रहा है। उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर है।
वो बताता है कि अब वो एक पास की चाय की दुकान पर काम करता है। उसे 800 रुपए मिलते हैं प्लस ऑल हिज मील्स। तो एक तरह से उसकी लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी तो आई, पर इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। ऑथर नोटिस करती हैं कि उसके चेहरे से वो केयरफ्री लुक बिल्कुल गायब है। वो स्टील का कैनिस्टर सरप्राइजिंगली उसके उस हल्के प्लास्टिक के बैग से ज्यादा हेवी लग रहा है। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि वो बैग उसका अपना था, पर ये कैनिस्टर ये उस आदमी का है जो चाय की दुकान का मालिक है। मतलब साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। उसकी आजादी छिन गई थी। तो यहाँ साहिब की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां वो आजादी खो बैठता है। लेकिन बचपन खोने की ये कहानी सिर्फ सीमापुरी तक ही नहीं है। चलिए अब चलते हैं फिरोजाबाद, एक और लड़के से मिलने। नाम है मुकेश। उसका सपना अलग है, पर हालात शायद उतने ही या उससे भी ज्यादा कठिन है। मुकेश मिलते ही पूरे कॉन्फिडेंस से अनाउंस करता है, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। फिरोजाबाद की उन धूल भरी गलियों में जहां ऑलमोस्ट हर दूसरा इंसान चूड़ियां बना रहा है, उसका ये सपना एक मिराज की तरह लगता है, मतलब एक इल्यूजन जैसा। आपको पता होना चाहिए, फिरोजाबाद इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है। चूड़ियों के लिए, बैंगल्स के लिए लिटरली वर्ल्ड फेमस है। यहाँ का हर परिवार इस काम में लगा हुआ है और इनके साथ लगभग 20,000 बच्चे इल्लीगली गर्म फर्नेसेस के पास काम करते हैं, वो भी इतनी यंग एज में अपनी आईसाइट खोने का रिस्क लेकर। लेकिन वहां प्रॉब्लम यह है कि लोगों ने इसे अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत मान लिया है। जैसा कि मुकेश की ग्रैंडमदर कहती हैं, इट इज हिज करम, हिज डेस्टिनी। ये तो उसकी किस्मत है। वो कहती हैं, कैन अ गॉड गिवन लीनियज एवर बी ब्रोकन? मतलब क्या भगवान की दी हुई परंपरा को कभी तोड़ा जा सकता है? और बस यही सोच है जो उन्हें एक ऐसे लूप में फंसा देती है जिससे वो निकल ही नहीं। सोचो, आप एक सिंपल सा डिसीजन लेते हो स्विमिंग सीखने का, और वही डिसीजन आपको मौत के इतना करीब ले आता है कि आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है। चलो आज एक ऐसी ही कहानी में डाइव करते हैं। एक ऐसे डर की कहानी जो इतना गहरा था कि उसने ऑलमोस्ट एक इंसान की जान ही ले ली थी। तो ये कहानी है हमारे नैरेटर विलियम डगलस की। जब वो कोई 10 या 11 साल के थे, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब तो स्विमिंग सीखनी है, और इसके लिए उन्होंने YMCA का पूल चुना। अब देखो, उनके पास 2 ऑप्शंस थे। एक तरफ थी खतरनाक याकीमा रिवर। उनकी माँ हमेशा उसके बारे में वार्न करती रहती थी कि वहां मत जाना, वहां लोग डूब जाते हैं। और दूसरा ऑप्शन था YMCA पूल, जो बिल्कुल सेफ था। शैलो एंड पर बस 2-3 फीट गहरा और डीप एंड पर 9 फीट, मतलब सब आराम से था। पर यहाँ एक प्रॉब्लम थी। डगलस को शुरू से ही पानी से एक अवर्जन था, मतलब एक जबरदस्त नफरत, एक डर। और ये डर शुरू हुआ था जब वो बस 3 या 4 साल के थे। इमेजिन करो, एक छोटा सा बच्चा कैलिफोर्निया के बीच पर अपने पापा के साथ खड़ा है, और तभी एक जोरदार लहर आती है, उसको नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर से निकल जाती है। उसकी सांस रुक जाती है। ही वॉज बरीड इन वाटर। और उसके फादर, वो तो हंस रहे थे, लेकिन उस छोटे से बच्चे के दिल में उस पानी की ताकत का खौफ बैठ गया। तो जब डगलस YMCA पूल पर पहुंचे, वो पुरानी डरावनी यादें वापस आने लगी। बट स्टिल उन्होंने हिम्मत की, अपने नए वाटर विंग्स पहने और दूसरे लड़कों को कॉपी करके तैरने की कोशिश करने लगे। उन्हें बस लगने ही लगा था कि शायद अब वो डर पे काबू पा लेंगे, कि तभी उनके साथ एक मिसएडवेंचर हो गया। सो एक दिन की बात है, वो पूल पर अकेले थे। जगह बिल्कुल शांत थी, पानी एकदम स्टिल, और टाइल्ड बॉटम इतना साफ था जैसे कोई बाथटब हो। अकेले अंदर जाने में डर लग रहा था, इसलिए वो बाहर बैठकर दूसरों का वेट करने लगे। थोड़ी ही देर हुई थी कि वहां एंट्री होती है एक तगड़े से लड़के की, कोई 18 साल का, बिल्कुल मस्कुलर। आते ही वो चिल्लाया, अरे वो पटलू, कैसा लगेगा अगर डुबकी लगवा दी जाए? और इसके साथ ही उसने डगलस को उठाया और सीधा पूल के सबसे गहरे हिस्से में 9 फुट डीप एंड में फेंक दिया। डगलस पानी में एक सिटिंग पोजीशन में लैंड हुआ है। पानी निगल लिया और फौरन नीचे बॉटम की तरफ जाने लगे। देखो, डरे हुए तो जरूर थे, बट इतना भी नहीं कि होश उड़ जाएं। उनका दिमाग अभी भी काम कर रहा था। नीचे जाते वक्त भी उस डर के बीच उन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान ये था, जैसे ही पैर बॉटम को टच करेंगे, मैं पूरी ताकत से एक बड़ी जंप मारूंगा, कॉक की तरह ऊपर सरफेस पर आ जाऊंगा और फिर आराम से पैडल करते हुए किनारे तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन नीचे का वो सफर बहुत लंबा लग रहा था। वो 9 फीट उन्हें 90 फीट जैसे फील हो रहे थे। बॉटम तक पहुंचने से पहले ही उनके लंग्स फटने को तैयार थे। जैसे ही पैर नीचे लगे, उन्होंने पूरी ताकत से जंप किया। उन्हें लगा वो रॉकेट की तरह ऊपर आएंगे,
पर सब बहुत धीरे धीरे हुआ। आंखें खोली तो हर तरफ बस गंदा पीला पानी। घबराहट बढ़ गई, दम घुट रहा था। चिल्लाने की कोशिश की पर गले से आवाज ही नहीं निकली। फिर उनकी आंखें और नाक पानी से बाहर आए, लेकिन मुंह नहीं। सोचो कितनी हेल्पलेस फीलिंग होगी। उन्होंने हाथ पैर मारे, पानी निगल लिया और घुटने लगे। पैर ऊपर लाने की कोशिश की, पर पैर तो जैसे मुर्दा हो गए थे, एकदम पैरालाइज्ड। और एक अनजानी ताकत उन्हें वापस नीचे खींच रही थी। और उस मोमेंट में उन्हें एक ऐसे डर ने जकड़ लिया जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता, जिसे बस वही समझ सकता है जिसने उसे फील किया हो। वो पानी के अंदर चीख रहे थे। डर से उनका पूरा जिस्म एकदम स्टिफ हो गया था। बस उनका दिल और सर में हो रही धड़कन बता रही थी कि हाँ, वो अभी भी जिंदा है। इस डर के बीच भी उन्हें अपना प्लान याद आया। नीचे पहुंचकर जंप करना है। जैसे ही उन्हें टाइल्स फील हुई, उन्होंने पूरी ताकत से जंप किया। पर इस जंप से कुछ भी नहीं हुआ। पानी ने उन्हें जैसे जकड़ रखा था। वो पीला पानी हर तरफ था। डर ने उन्हें इतना गहरा पकड़ा जैसे करंट का झटका लगा हो। उनके हाथ और पैर बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। और फिर उन्होंने तीसरी बार नीचे जाना शुरू किया। सांस लेने की कोशिश की, पर मुंह में हवा की जगह पानी चला गया। और उसके बाद सारी कोशिश खत्म हो गई। वो एकदम रिलैक्स हो गए। उनके दिमाग पर एक अंधेरा छा गया जिसने डर को मिटा दिया। अब कोई पैनिक नहीं था। सब शांत और पीसफुल था, जैसे एक मीठी नींद आ रही हो। और उन्होंने हार मान ली। जिंदगी का पर्दा गिर गया। अगली चीज जो उन्हें याद है, वो पूल के साइड में पेट के बल लेटे हुए वॉमिट कर रहे थे। और वही लड़का, वही बुली कह रहा था, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। किसी ने कहा, ये बच्चा तो आज मरते मरते बचा है। कुछ घंटों बाद वो घर गए। वो बहुत कमजोर थे और कांप रहे थे। रात को अपने बेड पर लेटकर वो बस रोते रहे। उस रात उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। कई दिनों तक एक अजीब सा डर उनके दिल में बैठा रहा। थोड़ी सी भी मेहनत उन्हें कमजोर कर देती। घुटने कांपने लगते और पेट खराब हो जाता। इसके बाद वो फिर कभी उस पूल पर नहीं गए। ये जो हैंडीकैप था ना, सालों तक उनके साथ एक साये की तरह रहा। ये डर उनके सारे फिशिंग ट्रिप्स बर्बाद कर देता था। उनसे कनूइंग, बोटिंग और स्विमिंग का सारा मजा छीन लिया था। मतलब वो जहां भी जाते, पानी का ये डरावना खौफ उनका पीछा करता रहता। उन्होंने हर तरीका आजमाया इस डर से छुटकारा पाने का, लेकिन डर ने उन्हें मजबूती से पकड़ रखा था। तो फाइनली 1 अक्टूबर को उन्होंने पक्का डिसीजन लिया। एक इंस्ट्रक्टर हायर करेंगे और प्रॉपर्ली स्विमिंग सीखेंगे, चाहे जो हो जाए। और इंस्ट्रक्टर ने उन्हें पीस बाय पीस, मतलब टुकड़ों में तोड़कर एक स्विमर बनाया। पहले उन्हें एक बेल्ट से बांधा जो एक पुली से जुड़ी थी। इससे उनका डर थोड़ा कम हुआ। फिर उन्हें पानी में फेस डालकर सांस छोड़ना यानी एक्सहेल करना और बाहर निकालकर सांस लेना यानी इनहेल करना सिखाया। ये एक्सरसाइज उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स रिपीट की। उसके बाद पूल के साइड में बस पैरों से किक करना सीखा। और जब हर पीस परफेक्ट हो गया तो उन सबको जोड़कर एक पूरा स्ट्रोक बनाया। अप्रैल टैग इंस्ट्रक्टर ने कहा, अब तुम तैर सकते हो। इंस्ट्रक्टर का काम तो खत्म हो गया था, पर डगलस का नहीं। वो अब भी सोचते थे कि क्या अकेले पूल में उन्हें डर लगेगा। असली टेस्ट तो अभी बाकी था। अने अपना पहला टेस्ट लिया न्यू हैम्पशायर की लेक वेंटवर्थ में। जब वो अकेले लेक के बीच में थे, उन्होंने नीचे देखा और वहां सिर्फ अनंत गहरा पानी था। वही पुराना एहसास, वही टेरर वापस आ गया। पर इस बार उन्होंने डर से बात की। वो हंसे और बोले, वेल मिस्टर टेरर, तुम मेरा क्या कर सकते हो। और पता है क्या हुआ? डर भाग गया और वो तैरते रहे। लेकिन टू बी एब्सोल्युटली श्योर, उन्हें अभी भी थोड़े से डाउट्स थे, इसलिए वो वार्म लेक गए। अगली सुबह उन्होंने लेक में डाइव किया और दूसरे किनारे तक तैर कर गए और वापस भी आए। उन्होंने खुशी से चिल्लाया और गिलबर्ट पीक से उनकी आवाज टकराकर वापस आई। He had finally conquered his fear. इस पूरे एक्सपीरियंस ने डगलस को एक बहुत गहरी बात सिखाई। जैसा कि रूजवेल्ट ने कहा था, The only thing we have to fear is fear itself. हमें सिर्फ डर से ही डरना चाहिए, क्योंकि डगलस ने मरने का एहसास और उसके डर दोनों को एक्सपीरियंस किया था। उनके अंदर जीने की इच्छा और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। उन्हें समझ आया कि मौत में तो शांति है, असली आतंक तो मौत के डर। कभी सोचा है कि ये पूरी की पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा जाल हो सकती है? द रैट ट्रैप एक ऐसी ही कहानी है जो इसी आइडिया को एक्सप्लोर करती है। और देखो, एक छोटी सी चीज से ये ह्यूमन नेचर की कितनी गहरी, कितनी कॉम्प्लेक्स बातें सामने लाती है। जरा इसके बारे में सोचो। ये दुनिया जिसमें इतनी सारी दौलत है, इतनी खुशियां हैं, क्या ये सब सिर्फ एक लालच है? एक बेट जो हमें फंसाने के लिए रखी गई है? चलो इसी अजीब से आइडिया को एक्सप्लोर करते हैं एक ऐसे आदमी की कहानी से जो इस बात पर दिल से यकीन करता था।
तो हमारी कहानी शुरू होती है एक आदमी से। वो बिल्कुल अकेला रहता था और वायर से बने छोटे छोटे चूहेदान बेचकर अपना गुजारा करता था। अब ये मटेरियल उसे कहाँ से मिलता था? या तो बड़े स्टोर से मांग लेता था या बड़े फार्म से। बट सच कहूं तो उसका बिजनेस बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं था, काइंड ऑफ अ लूजिंग गेम। और इसलिए जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हो, उसकी हालत अजीब ही खराब थी। कपड़े फटे हुए, गाल अंदर को धसे हुए और आंखों में हमेशा भूख चमकती थी। जिंदा रहने के लिए टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर उसे भीख भी मांगनी पड़ती थी और कभी कभी छोटी मोटी चोरी भी करनी पड़ती थी। मतलब उसकी लाइफ एक डेली स्ट्रगल थी। फिर एक दिन ऐसी सड़क पर चलते चलते अपने ही ख्यालों में खोया हुआ उसके दिमाग में एक आइडिया आया। बड़ा अजीब सा, थोड़ा फनी सा थॉट था, पर इस एक ख्याल ने ना उसकी दुनिया को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। उसने सोचा, ये पूरी दुनिया, इसकी जमीन, समंदर, इसके शहर, इसके गांव, ये सब कुछ नहीं है, बस एक बहुत बहुत बड़ा चूहेदान है, एक जायंट रैट ट्रैप। और इसका बस एक ही पर्पस है, लोगों के लिए बेट सेट करना। ये सारी अच्छी चीजें ना, जैसे दौलत, खुशी, घर, खाना, ये सब आखिर है क्या? बस वही चीज और पोर्क का टुकड़ा जो हम चूहे को फंसाने के लिए यूज करते हैं। और जैसे ही कोई इंसान लालच में आकर इस बेट को छू लेता है, बस खेल खत्म। वो जाल उसके ऊपर बंद हो जाता है एंड एवरीथिंग कम्स टू एन एंड। अब देखो, दुनिया ने उसके साथ कभी अच्छा किया नहीं था, इसलिए दूसरों को इस जाल में फंसता देखना उसे एक अजीब सी खुशी देता था। ये उसका फेवरेट पास टाइम बन गया था। ऐसे ही एक अंधेरी शाम को सड़क के किनारे चलते चलते उसने एक छोटी सी कॉटेज का दरवाजा खटखटाया। बस रात के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए थी। उसे उम्मीद थी कि हमेशा की तरह लोग मुंह बनाएंगे, बट इस बार कुछ अलग हुआ। एक बूढ़े आदमी ने उसके लिए अचानक बड़े प्यार से दरवाजा खोला। घर का मालिक एक ओल्ड क्रॉफ्टर था जो वहां बिल्कुल अकेला रहता था। तो कंपनी मिलने से वो बहुत खुश हो गया। उसने फौरन उस पेडलर के लिए आग पर पोरिज रखा, उसे खाना खिलाया, अपना टबैको भी शेयर किया और सोने से पहले दोनों ने मिलकर मुजोलिस यानी कार्ड्स भी खेले। एक आदमी जिसे हमेशा धुतकारा गया हो, उसके लिए ये एक अनबिलीवेबल वेलकम था। और जैसे जैसे उनकी बातें आगे बढ़ें, वो ओल्ड क्रॉफ्टर पूरी तरह से खुल गया। उसने बड़े गर्व से अपनी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाय के बारे में बताया और कहा कि पिछले महीने ही उसने उसके दूध से पूरे 30 क्रोनर कमाए थे। जब पेडलर ने अजीब सा चेहरा बनाया तो क्रॉफ्टर ने खिड़की के पास लटके एक लेदर पाउच से 10 क्रोनर के सिकड़े हुए बिल्स निकालकर दिखा दिए। अगली सुबह दोनों आराम से उठे और अपने अपने रास्ते निकल गए। लेकिन वो जो बैट थी ना, वो सेट हो चुकी थी। सिर्फ आधे घंटे बाद पेडलर वापस उस कॉटेज के सामने खड़ा था। उसने खिड़की का शीशा तोड़ा, अंदर हाथ डाला और वो 30 क्रोनर वाला पाउच निकाल लिया। पैसे अपनी जेब में डालकर वो अपनी चालाकी पर बड़ा खुश हो रहा था। उसे लगा, वाह क्या दिमाग लगाया है। उसे पता था कि पब्लिक हाईवे पे जाना अब सेफ नहीं है, इसलिए उसने जंगल का रास्ता ले लिया। शुरू में तो उसे लगा कि एक स्मार्ट मूव है, पर बहुत जल्द वो पूरा जंगल ही उसके लिए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग जाल बन गया। और यहाँ उसे असली आयरनी समझ आई जब वो घंटों तक चलता रहा और उसने रियलाइज किया कि वो तो बस गोल गोल घूम रहा है। उसकी अपनी ही फिलॉसफी उस पर भारी पड़ गई। उसे समझ आ गया कि अब उसकी बारी आ चुकी है। वो उन 30 क्रोनर की बेट के लालच में आ गया था और अब वो खुद फंस चुका था। ये जंगल अब उसके लिए एक ऐसी जेल था जिससे वो कभी भाग नहीं सकता था। दिसंबर के आखिरी दिन थे, अंधेरा बाढ़ रहा था और वो उम्मीद हार कर थक कर जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा बस अब मेरा एंड आ गया। लेकिन तभी उससे एक आवाज सुनाई दी, एक जोर की रेगुलर थंपिंग साउंड। ये पास की एक आयरन मिल से आ रहे हैमर की आवाज थी। एकदम से उम्मीद की एक किरण जागी। उसने अपनी सारी बची हुई हिम्मत इकट्ठी की और उस आवाज की तरफ चल पड़ा और राम्सजो आयरन वर्क्स पहुंच गया। फोर्ज के अंदर इतना शोर था कि कान फट जाएं। वहां काम कर रहे मास्टर स्मिथ और उसके हेल्पर ने उस पर आते हुए मुश्किल से ही ध्यान दिया। उनके लिए यह नॉर्मल था। ऐसे बेघर लोग अक्सर आग की गर्मी लेने आ जाते थे। तभी उस आयरन मिल का मालिक, एक बड़ा ही प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, अपने नाइटली इंस्पेक्शन के लिए वहां आया। उसने इस पेडलर को देखा, उसके पास गया और उसकी हैट उतारकर बोला, अरे ऑफ कोर्स ये तो तुम हो निल्स ओलॉफ, ये क्या हालत बना रखी है। फॉर्ज की उस हल्की रोशनी में आयरन मास्टर ने उसे गलती से अपना पुराना रेजिमेंटल साथी समझ लिया था। आप पेडलर ने तो इस आयरन मास्टर को पहले कभी देखा ही नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में फौरन एक प्लान बना। अगर ये अमीर आदमी मुझे अपना पुराना दोस्त समझ रहा है तो क्या पता
मुझे कुछ क्रोनर ही दे दे। इसलिए उसने सोचा कि अभी सच बताना ठीक नहीं है। आयरन मास्टर ने उसे क्रिसमस मनाने के लिए अपने घर बुलाया। ये सुनते ही पेडलर एकदम से घबरा गया। उसके दिमाग में वो चुराए हुए 30 क्रोनर घूम गए। उसके लिए ये इनविटेशन एक्सेप्ट करना मतलब वॉलंटरली थ्रोइंग हिमसेल्फ इनटू द लायंस डेन जैसा था। उसने फौरन घबराकर मना कर दिया, नो, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। आयरन मास्टर ने ज्यादा फोर्स नहीं किया और चला गया। लेकिन कोई आधे घंटे बाद एक कैरेज बाहर आकर रुकी और इस बार एक नया विजिटर आया। ये आयरन मास्टर की बेटी थी, एडला विल्मेंसन। उसके फादर को लगा था कि शायद उसकी बेटी के पास परसुएशन की बेटर पावर्स हों। एडला ने उस पेडलर से बड़ी ही कंपैशन के साथ बात की। उसने उसके डर को समझ लिया और बहुत फ्रेंडली तरीके से कहा, कैप्टन, आप इस बात का पूरा यकीन रखिए कि आप हमारे घर से उतनी ही आज़ादी से जा सकेंगे जितनी आज़ादी से आप आए हैं। प्लीज बस क्रिसमस ईव तक हमारे साथ रुक जाइए। उसकी आवाज में इतनी काइंडनेस थी कि पेडलर का दिल पिघल गया। अगली सुबह क्रिसमस ईव थी। मेहमान को नहलाया गया, शेव किया गया और उसे आयरन मास्टर के साफ सुथरे कपड़े पहनाए गए। लेकिन जब वो दिन की रोशनी में डाइनिंग रूम में आया तो आयरन मास्टर ने अपनी गलती पहचान ली। ये तो उनका पुराना साथी नहीं था। वो गुस्से से लाल हो गए। जब आयरन मास्टर ने उस पर धोखेबाजी का इल्जाम लगाया तो पेडलर ने अपनी ग्रैंड फिलॉसफी पेश कर दी। उसने उससे वार्न किया, मिस्टर आयरन मास्टर सुनिए, ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है और अगर आज आप मुझे पुलिस के हवाले करते हैं तो याद रखिएगा, एक दिन आएगा जब आप भी किसी बड़े लालच में फंसेंगे एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप। आयरन मास्टर यूं बाहर निकालने ही वाला था कि एडला ने उसे रोक लिया। उसने अपने फादर से रिक्वेस्ट की, ये आदमी पूरा साल इधर उधर भागता रहता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती। मैं बस चाहती हूं कि वो साल में एक दिन, बस एक दिन हमारे साथ शांति से बिताए। उसने इंसिस्ट किया कि जिस मेहमान से उन्होंने क्रिसमस की खुशी प्रॉमिस की है उसे ऐसे नहीं निकाल सकते। एडला की बात में इतना दम था कि आयरन मास्टर मान गया। क्रिसमस ईव शांति से निकल गई। पेडलर ने बस खाया और सोया। अगली सुबह जब आयरन मास्टर और एडला चर्च गए तो उन्होंने सुना कि एक ओल्ड क्रॉफ्टर को एक रैट ट्रैप बेचने वाले ने लूट लिया है। वो दोनों एकदम डर गए कि उनका मेहमान ही वो चोर है और तेजी से घर की तरफ भागे। वो घबराकर घर वापस आए। उन्हें पता चला कि पेडलर जा चुका है, लेकिन वो कुछ लेकर नहीं गया था, बल्कि वो एडला के लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट छोड़ कर गया था। जब एडला ने वो पैकेज खोला तो उसमें एक छोटा सा रेड ट्रैप था और उसके अंदर वही 3 सिकड़े हुए 10 क्रोनर बिल्स और एक लेटर। उस लेटर में लिखा था, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, क्योंकि आपने मेरे साथ पूरे दिन इतना अच्छा सुलूक किया जैसे मैं सच में एक कैप्टन हूं, तो मैं भी बदले में आपके साथ अच्छा बनना चाहता हूं जैसे मैं सच में एक रियल कैप्टन हूं। उसने आगे लिखा, ये रेड ट्रैप एक ऐसे चूहे की तरफ से क्रिसमस प्रेजेंट है जो इस दुनिया के रेड ट्रैप में फंस गया होता अगर उसे कैप्टन की तरह ट्रीट ना किया गया होता, क्योंकि उस तरह से उसे खुद को साफ करने की पावर मिली। उस मोमेंट में वो अब वो पुराना लालची पेडलर नहीं रहा था। और आखिर में उसने लेटर साइन किया, पर अपने नाम से नहीं। उसने लिखा, कैप्टन वॉन स्टाइल। वही आइडेंटिटी, वही रिस्पेक्ट जो एडला ने उसे दी थी। एडला की काइंडनेस और उसके अंडरस्टैंडिंग ने उसके अंदर की अच्छाई को जगा दिया था और आखिरकार उसे इस दुनिया के रैट ट्रैप से आजाद। सोचो, एक अकेला जिद्दी किसान, एक ऐसा आदमी जो पढ़ा लिखा भी नहीं था, कैसे उसने इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल का रुख ही मोड़ दिया। चलो इस कहानी में चलते हैं। ये उस मोमेंट की कहानी है जब गांधी जी ने पहली बार कहा, अब बस ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ना ही होगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं उस एक आदमी से जिसने ये सब कुछ स्टार्ट किया। ओके, सो पिक्चर दिस। साल है 1916, जगह है लखनऊ, जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल कन्वेंशन चल रहा है। और वहीं गांधी जी से एक किसान मिलने आता है जो देखने में बिल्कुल गरीब और कमजोर था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी। इस किसान का नाम था राजकुमार शुक्ला। वो चंपारण से आया था। वो एक शेयर क्रॉपर था, मतलब एक बटादार जो दूसरों की जमीन पर खेती करता था। हाँ, अनपढ़ जरूर था बट डिटरमिन्ड, इतना कि उसने ठान ली थी कि वो अपनी बात मनवा कर रहेगा। वो वहाँ बिहार के लैंडलॉर्ड सिस्टम के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने आया था और किसी ने उसे सलाह दी थी, गांधी से बात करो। और अब यहाँ पे शुक्ला की जिद देखो, इट्स एक्चुअली इनक्रेडिबल। गांधी जी ने उससे बोला कि उन्हें कानपुर जाना है और देश के अलग अलग हिस्सों में उनके अपॉइंटमेंट्स हैं, लेकिन शुक्ला वो उनके पीछे हर जगह गया। गांधी जहां जहां जाते शुक्ला उनके पीछे पीछे चला जाता। फिर गांधी अपने आश्रम अहमदाबाद लौटे तो शुक्ला वहां भी पहुंच गया। हफ्ते बीत गए पर वो गांधी जी के साइड से हिला तक नहीं।
बस एक ही चीज बार बार कहता रहा, फिक्स ए डेट। फाइनली गांधी उसकी इस जिद से इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कहा, ठीक है, मैं ऐसी ऐसी डेट्स को कलकत्ता में रहूंगा, वहां आना और मुझे ले जाना। जब वो दिन आया, शुक्ला वहां तैयार खड़ा था। दोनों ने ट्रेन पकड़ी और पटना पहुंचे, सीधे राजेंद्र प्रसाद के घर। राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर हमारे देश के प्रेसिडेंट बने, उस वक्त शहर से बाहर थे। उनके सर्वेंट्स शुक्ला को पहचानते थे, तो उन्होंने उसे और उसके साथी यानी गांधी जी को जमीन पर ही ठहरने दिया। उन्होंने तो गांधी जी को भी एक मामूली किसान समझा और उन्हें कुएं से पानी तक नहीं निकालने दिया। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बाल्टी से कुछ बूंदें कुएं में गिर गई तो पूरा कुआं पोल्यूट हो जाएगा। उन्हें क्या पता था कि ये अनटचेबल हैं या नहीं। तो पटना में ये सब होने के बाद गांधी जी ने डिसाइड किया कि सीधा चंपारण जाने से पहले उन्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसलिए वो पहले मुजफ्फरपुर गए, जो चंपारण के रास्ते में ही पड़ता था। मुजफ्फरपुर में वो प्रोफेसर मलकानी के घर पर 2 दिन रुके, जो एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। अब आप सोचिए, ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। जैसा कि गांधी जी ने खुद कहा, इट वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग, क्योंकि उन दिनों इंडियंस आज़ादी की बात करने वालों को, होम रूल के सपोर्टर्स को अपने घर में पनाह देने से डरते थे, और प्रोफेसर मलकानी तो एक सरकारी नौकरी में थे। ये उनकी हिम्मत थी। अब जैसे ही गांधी जी के आने की खबर फैली, चंपारण से शेयर क्रॉपर्स उनसे मिलने के लिए आने लगे। मुजफ्फरपुर के लॉयर्स ने भी गांधी जी को उनके केसेस के बारे में बताया, लेकिन साथ में ये भी बताया कि वो इन गरीब किसानों से कितनी भारी फीस लेते हैं। ये सुनकर गांधी जी ने उन्हें खूब डांटा। उन्होंने साफ साफ कहा, इन केसेस को कोर्ट ले जाना बेकार है। जब किसान इतने डरे हुए हैं, इतने दबे हुए हैं, तो लॉ कोर्ट्स उनका भला नहीं कर सकती। असली राहत उन्हें तब मिलेगी जब वो डर से आजाद होंगे। मतलब असली आजादी फियर से आजादी है। तो आखिर ये सारी लड़ाई थी किस चीज की? What was the actual problem? Well, ये सारी प्रॉब्लम का सेंटर पॉइंट था ये एक नंबर 15%। चंपारण की ज्यादातर उपजाऊ जमीन पर अंग्रेज लैंडलॉर्ड्स का कब्जा था और वो सभी इंडियन टेनेंट्स को मजबूर करते थे कि वो अपनी जमीन के 15% हिस्से पर इंडिगो यानी नील की खेती करें। और कॉन्ट्रैक्ट ये था कि इस 15% जमीन पर जो भी नील उगेगा, उसकी पूरी फसल एज अ रेंट ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को देनी पड़ेगी। ये सब एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत हो रहा था। बट फिर गेम में एक ट्विस्ट आता है। लैंडलॉर्ड्स को खबर मिलती है कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है, तो अब उन्हें नेचुरल इंडिगो की जरूरत नहीं थी। सो उन्होंने किसानों से कहा कि अगर वो इस 15% वाले अरेंजमेंट से छुटकारा चाहते हैं तो उन्हें कॉम्पेंसेशन यानी मुआवजा देना होगा। बहुत से किसानों ने अनपढ़ होने के कारण साइन कर दिया, लेकिन जब उन्हें सिंथेटिक इंडिगो की सच्चाई पता चली, तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है और अब वो अपना पैसा वापस चाहते थे। और बस इसी पॉइंट पर होती है गांधी जी की एंट्री इन चंपारण। उन्होंने आते ही फैक्ट जमा करना शुरू किया, लेकिन ब्रिटिश ऑफिशियल्स को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनका डायरेक्ट टक्कर अब ब्रिटिशर्स से होने वाला था। लेकिन गांधी कहाँ रुकने वाले थे? वो सीधा चंपारण की कैपिटल मोतिहारी पहुंच गए। वहां उन्हें खबर मिली कि पास के ही एक गांव में एक किसान के साथ बुरा बर्ताव हुआ है। अगली सुबह वो एक हाथी पर बैठकर उससे मिलने निकल पड़े, लेकिन रास्ते में ही पुलिस सुपरिटेंडेंट के मैसेंजर ने उन्हें रोक लिया और वापस शहर आने का ऑर्डर दिया। वापस आने पर उस मैसेंजर ने उन्हें एक सरकारी नोटिस थमा दिया, क्विट चंपारण इमीडिएटली, चंपारण तुरंत छोड़ दो। और यहाँ गांधी जी ने जो किया उसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने नोटिस की रिसीट पर साइन तो किया, लेकिन साथ में उस पे लिख दिया कि वो इस ऑर्डर को डिसओबे करेंगे, यानी इसकी अवज्ञा करेंगे। नतीजा, अगले दिन कोर्ट में पेश होने का सम्मान आ गया। अगली सुबह कोर्ट के बाहर का नजारा देखने लायक था। पूरा मोतिहारी शहर हजारों किसानों से काला पड़ गया था। वो कोर्ट हाउस के बाहर जमा थे। उन्हें गांधी जी के साउथ अफ्रीका के काम के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने तो बस इतना सुना था कि एक महात्मा है जो उनकी मदद करना चाहता है और अब वो अथॉरिटीज की वजह से मुश्किल में है। उनका यह स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन अंग्रेजों के डर से उनकी आजादी की तरफ पहला कदम था। कोर्ट के अंदर गांधी जी ने जो किया, उससे ब्रिटिशर्स का दिमागी चक्कर खा गया। उन्होंने गिल्टी प्लीड करते हुए एक स्टेटमेंट पढ़ा। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में फंसे हुए हैं। मतलब एक तरफ तो वो कानून तोड़ने वाले का बुरा एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें वो इंसानियत और देश की सेवा भी करनी थी जिसके लिए वो वहां आए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑर्डर इसलिए तोड़ा क्योंकि वो कानून से भी ऊपर अपनी अंतरात्मा की आवाज, द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, को सुन रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल बैफर्ड हो गई। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। तो अब ट्रायल तो पोस्टपोन हो गया।
और इस बीच राजेंद्र प्रसाद और बिहान के कई बड़े बड़े लॉयर्स वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ गांधी जी उनसे एक बहुत सी सीधा लेकिन अहम सवाल पूछते हैं, अगर मुझे जेल हो गई तो आप लोग क्या करेंगे? पहले तो सीनियर लॉयर ने जवाब दिया कि वो तो सिर्फ सलाह देने आए थे, अगर गांधी जी जेल चले गए तो वो लोग भी वापस घर चले जाएंगे। इस पर गांधी जी ने पूछा, तो फिर इन किसानों के अन्याय का क्या होगा? लॉयर्स ने आपस में बात की और उन्हें रियलाइज हुआ कि ये कितनी शर्म की बात होगी। गांधी, एक अजनबी, इन किसानों के लिए जेल जाने को तैयार है, और वो लोग जो इनके पड़ोसी हैं अगर घर चले गए तो ये एक शेमफुल डिजर्शन होगा, एक शर्मनाक काम होगा। वो लोग गांधी जी के पास वापस आए और बोले कि वो भी उनके पीछे पीछे जेल जाने को तैयार है। बस यही सुनते ही गांधी जी ने जोर से कहा, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है। और बस कुछ ही दिनों बाद खबर आई, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जी के खिलाफ केस वापस लेने का ऑर्डर दे दिया। ये मॉडर्न इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस की पहली जीत थी, फर्स्ट विक्ट्री। अब एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाई गई जिसमें लैंडलॉर्ड्स थे, सरकारी अफसर थे और किसानों के इकलौते रिप्रेजेंटेटिव थे खुद गांधी जी। इंक्वायरी में लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ इतने ठोस सबूत मिले कि उन्हें हार माननी पड़ी और रिफंड्स के लिए अग्री करना पड़ा। उन्होंने गांधी जी से पूछा, ठीक है, बट कितना पैसा वापस करना होगा? सबको लगा कि गांधी जी पूरा पैसा मांगेंगे, बट गांधी जी ने सिर्फ 50% मांगा। लैंडलॉर्ड्स ने सोचा कि गांधी जी इस पर अड़े रहेंगे, तो उन्होंने नेगोशिएशन टैक्टिक के तौर पर सिर्फ 25% ऑफर किया। और सबको हैरान करते हुए गांधी जी ने 25% का ऑफर मान लिया। उन्होंने डेडलॉक तोड़ दिया। अब कई लोग कंफ्यूज हो गए, लेकिन गांधी जी ने एक्सप्लेन किया कि देखो, यहां अमाउंट ऑफ मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, असली बात यह है कि लैंडलॉर्ड्स को पहली बार पैसा और पैसे के साथ साथ अपनी प्रेस्टीज, अपनी इज्जत भी झुकानी पड़ रही थी। अब किसानों को एहसास हो गया था कि उनके भी अधिकार हैं और उनके पास उन्हें डिफेंड करने वाले लोग भी हैं। उन्होंने हिम्मत करना सीख लिया था। तो आर्थिक लड़ाई तो जीत ली गई थी, लेकिन गांधी जी का मिशन यहां पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने देखा कि चंपारण के गांव में सोशल और कल्चरल पिछड़ापन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। अनहोनी टीचर्स के लिए अपील की। महादेव देसाई और नारहरी पारेख जैसे लोग अपनी पत्नियों के साथ वहां आ गए। गांधी जी के सबसे छोटे बेटे देवदास भी आश्रम से आ गए। एक डॉक्टर ने 6 महीने के लिए अपनी सर्विसेज फ्री में दी। गांव में साफ सफाई और हेल्थ पर काम शुरू हुआ। कस्तूरबाई ने औरतों को पर्सनल हाइजीन और सफाई के बारे में सिखाया। मतलब गांधी जी की पॉलिटिक्स लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से, उनकी डे टू डे प्रॉब्लम से गहराई से जुड़ी हुई थी। लेकिन इस पूरे चंपारण एपिसोड का जो असली सबक था, द रियल टेक अवे, वो था सेल्फ रिलायंस का, यानी आत्मनिर्भरता का। और ये सबक एक बहुत ही दिलचस्प घटना से सामने आया। हुआ ये कि चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज, जो गांधी जी के एक बहुत बड़े इंग्लिश फॉलोअर थे, वो फिजी जा रहे थे और गांधी जी को अलविदा कहने आए। गांधी जी के लॉयर दोस्तों ने सोचा कि ये अच्छा मौका है, एंड्रूज को यहीं चंपारण में रुकने के लिए मना लेते हैं, उनकी हेल्प मिलेगी। लेकिन गांधी जी इस आइडिया के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है कि इस ना बराबरी की लड़ाई में एक अंग्रेज का हमारी तरफ होना फायदेमंद होगा? ये तुम्हारे दिल की कमजोरी दिखाता है। हमारा कॉज सच्चा है और हमें ये लड़ाई जीतने के लिए खुद पर भरोसा करना होगा। उन्होंने सिखाया कि किसी और की बैसाखी का सहारा मत ढूंढो, अपनी लड़ाई। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई सपना इतना रियल लगे कि जब आंख खुले तो एकदम से डिसअपॉइंटमेंट हो? सोचो क्या होता है जब तुम्हारे दिमाग में जो दुनिया बनी हुई है वो बाहर की असली दुनिया से कहीं ज्यादा खूबसूरत, कहीं ज्यादा एक्साइटिंग लगने लगे। आज हम ऐसी एक कहानी में डाइव करने वाले हैं जो फैंटेसी और लाइफ की कड़वी सच्चाई के बीच की लाइन को बिल्कुल पूरा का पूरा ब्लर कर देती है। तो चलो कदम रखते हैं आर.के. बार्टन की कहानी गोइंग प्लेसेस में। हमारी मेन कैरेक्टर है एक टीनेजर सोफी। देखो, सोफी ना एक फुल ऑन ड्रीमर है, और वो भी एक ऐसी दुनिया में जहां सपनों के लिए सच कहूं तो ज्यादा जगह है नहीं। और हम देखने वाले हैं कि वो अपने इन सपनों को बचाने के लिए, उन्हें जीने के लिए आखिर किस हद तक जाती है। तो कहानी शुरू होती है सीधे सोफी की सपनों की दुनिया से। स्कूल से घर आते वक्त वो अपनी दोस्त जेंसी को बताती है, जब मैं स्कूल से निकलूंगी ना, आई एम गोना ओपन अ बुटीक। लेकिन उसकी दोस्त जेंसी वो काफी प्रैक्टिकल है, उसके पैर जमीन पर हैं। वो कहती है, सोफ, उसके लिए पैसे लगते हैं, बहुत सारे पैसे। पर सोफी वो तो बस सड़क को देखते हुए कहती है, आई विल फाइंड इट। सोफी वो रुकने वालों में से है ही नहीं। उसके पास तो प्लान भी रेडी है। पहले मैनेजर बनेगी, थोड़ा एक्सपीरियंस लेगी और फिर बैम, ओनर। वो खुद को आने वाले टाइम की मेरी क्वांट समझती है, अ नेचुरल बॉर्न सक्सेस। लेकिन जैसे ही सोफी के सपने आसमान छूने लगते हैं, उसकी दोस्त जेंसी उसे खींचकर जमीन पर ले आती है। क्योंकि सच्चाई तो बिस्किट फैक्ट्री है,
वही उनका फ्यूचर है, उनकी किस्मत। और सोफी का हर बड़ा सपना जैंसी के लिए एक रिमाइंडर है उस फ्यूचर का जिससे वो भाग नहीं सकती। जानसी एक लास्ट ट्राई करती है अपनी दोस्त को रियलिटी चेक देने का। थोड़ा सेंसिबल बन सोफ, वो ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट करती है। शॉप के काम में इतने पैसे नहीं मिलते। पर सोफी तो कब का आगे निकल चुकी है, एक नए सपने में खो गई है, एक्ट्रेस बनने का या फिर फैशन डिजाइनर, कुछ सोफिस्टिकेटेड सा। और इसी ख्याल के साथ वो अपने घर में घुस जाती है, जानसी को बारिश में अकेला छोड़कर। और हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है, आखिर जीत किसकी दुनिया की होने वाली है, सोफी की या असलियत की। और जैसे ही सोफी घर के अंदर कदम रखती है ना, उसके सारे सपने फूफ हवा में गायब। हवा में एक अजीब सी गर्मी है, शेपर्ड्स पाई की स्मेल है। उसके फादर काम से थके हारे गंदे कपड़ों में उसके सपने को एकदम से तोड़ देते हैं। वो कहते हैं एक बुटीक नहीं, एक अच्छा घर उनकी जरूरत है। और वो बिखरा हुआ कमरा, कोने में कपड़ों का ढेर और अपनी माँ की थकी हुई झुकी हुई पीठ, यही है वो दुनिया जिससे सोफी इतनी शिद्दत से, इतनी डेस्परेटली भागना चाहती है। उसको ऐसा फील होता है जैसे दीवारें उस पे गिर रही हैं। गले में वही जानी पहचानी घुटन, टाइटनिंग फील होती है। इसलिए वो भागती है, दरवाजे से बाहर नहीं बल्कि अपने भाई जॉफ के कमरे में। वो कमरा उसकी इस घुटन भरी रियलिटी से बचने का एक लौता आशियाना है। उसके लिए जॉफ एक एस्केप हैच जैसा है। वो ज्यादा बोलता नहीं, एकदम मिस्ट्री की तरह, और यही चीज उसे परफेक्ट बनाती है। सोफी के दिमाग में वो एक हीरो है, एक एडवेंचरर जो ऐसी अनजान जगहों पर जाता है जिनके बारे में सोफी ने सिर्फ पढ़ा है। और वो सपना देखती है कि एक दिन जॉफ उसे अपने साथ ले जाएगा, उसकी बाइक पर पीछे बैठकर एक पीले रंग की ड्रेस में। और आखिरकार वो उस दुनिया को देखेगी जो उसका खुले दिल से स्वागत करेगी। और इसी शांत जगह में अपने शांत भाई के साथ सोफी अपने सबसे बड़े सपने का बीज बोने का डिसाइड करती है, एक अनोखी मुलाकात। वो एक गहरी सांस लेती है और तैयार हो जाती है उस एक इंसान को अपनी सीक्रेट दुनिया में इनवाइट करने के लिए जिस पर वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है। और वो इतनी कैजुअली कहती है जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो, मैदानी केसी से मिली। जॉफ का रिएक्शन एकदम शार्प और क्लियर। कहाँ उसके चेहरे पर विश्वास नहीं है, ये सच नहीं हो सकता। पर सोफी अपनी बात पर अड़ी रहती है, मैं मिली थी। और बस इन्हीं दो शब्दों के साथ उसके अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया के बीच की दीवार वो गिरने लगती है। और कहानी, कहानी तो उसके दिमाग में पहले से ही तैयार है, एकदम परफेक्ट। वो जेफ के सामने पूरी पिक्चर पेंट करती है। और रॉयस की दुकान की खिड़की में चमकते कपड़े और अचानक उसके बगल में उस फुटबॉल स्टार का आकर खड़ा हो जाना। हर एक डिटेल को इतने ध्यान से चुना गया है ताकि उसका सपना एक ऐसी सच्चाई लगे जिसे कोई भी झुटला ना सके। जॉफ अभी भी थोड़ा स्पेप्टिकल है, डिटेल्स मांग रहा है, उसकी कहानी में कोई फ्लॉ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कैसा दिखता है वो? सोफी एक सेकंड भी नहीं रुकती। ग्रीन आइज हैं, जेंटल आइज, और जितना सोचा था उतना लंबा नहीं है। ये तो इम्प्रोवाइजेशन की मास्टर क्लास है। वो अपने डिस्क्रिप्शन को ऑन द स्पॉट एडिट भी करती है, उसके दांतों के बारे में ना बताने का डिसाइड करती है। देखो, ये सिर्फ एक झूठ नहीं है, ये एक केयरफुली क्राफ्टेड आर्ट पीस है। लेकिन इतना बड़ा राज एक कमरे में ज्यादा देर तक बंद नहीं रह सकता, राइट? वो घर के बाकी हिस्सों में फैल जाता है। और इसके साथ ही हमारी कहानी का सबसे बड़ा सवाल, सच या झूठ। अब उसकी फैमिली भी इस राज में शामिल हो गई है। और इसका मतलब ये है कि सोफी के लिए रिस्क अब बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जॉफ शायद उसकी कहानी की सच्चाई को टेस्ट करने के लिए ये खबर शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाता। वो सीधे अपने फादर को बताता है और सोफी अपनी जगह पर एकदम बेचैन हो जाती है। तुम उसका दिल जोर से धड़कते हुए ऑलमोस्ट महसूस कर सकते हो जैसे ही उसके फादर की भारी नजर उस पर पड़ती है। एक ऐसी नजर जिसमें नफरत और शक साफ साफ दिखता है। उसके फादर का शक तो एक पत्थर की दीवार की तरह है। उसकी एक और मन गढ़ंत कहानी, वो गुस्से से कहते हैं। बात किसी के फुटबॉल स्किल्स पर चली जाती है। लेकिन जब सोफी डबल डाउन करती है ये क्लेम करके कि फुटबॉलर एक शॉप खरीदने वाला है, तो उसके फादर का सब्र वो टूट जाता है। उसकी धमकी एक वार्निंग है, आने वाली मुसीबत का इशारा, और इससे पूरा कमरा एकदम शांत हो जाता है। वापस जेफ के कमरे की सेफ्टी में सोफी का सारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। प्रॉमिस करो तुम किसी को नहीं बताओगे, वो गिड़गिड़ाती है। डैड मुझे मार डालेंगे। लेकिन जेफ अभी भी रूथलेस है। उसकी कहानी में छेद कर रहा है, उससे उसकी उम्र याद दिला रहा है और उन अनगिनत लड़कियों की जो केसी के पीछे होंगी। जेफ को कन्विंस करने की डेस्परेशन में सोफी अपनी कहानी में एक और लेयर ऐड कर देती है। कहती है ऑटोग्राफ के लिए पेन नहीं था, इसीलिए एक दूसरी मीटिंग फिक्स हुई। यही वो डिटेल है वो सोचती है जो सब कुछ असली बना देगी।
द फाइनल प्रूफ। लेकिन जेफ का जवाब ठंडे पानी की तरह है, जैसे कि वो कभी आएगा। फिर आता है सैटरडे और उसके साथ फुटबॉल स्टेडियम जाने का उनका वीकली रिचुअल। और फिर वहां एक जादुई पल होता है। डैनी केसी एक शानदार गोल मारता है। पूरी भीड़ झूम उठती है और उस खुशी के पल में सोफी का सपना इतना रियल लगता है कि सांस रुक जाए। ये एक साइन है, एक वैलिडेशन, उस दुनिया का कंफर्मेशन जिसे उसने इतने ध्यान से, इतनी मेहनत से बनाया है। लेकिन फुटबॉल मैच का नशा ज्यादा देर नहीं टिकता। असली दुनिया जैनसी के रूप में वापस दस्तक देती है। तुम्हारे जॉफ ने हमारे फ्रैंक को बताया। ये शब्द सोफी को एक थप्पड़ की तरह लगते हैं। उसका राज, वो कीमती नाजुक चीज जो उसने सिर्फ अपने भाई के साथ शेयर की थी, अब सबके सामने है, गॉसिप बन गई है और खतरनाक रूप से एक्सपोज हो चुकी है। और अब वक्त आ गया है, इंतजार की घड़ी। जैसे ही शाम ढलती है, सोफी नहर के पास चली जाती है। बातें करने का वक्त अब खत्म हो गया है। अब उसे उस सपने को जीना है जो उसने खुद अपने लिए बनाया है। वो अपनी जगह बहुत ध्यान से चुनती है। एक अकेले एल्म के पेड़ के नीचे रखी एक बेंच जो बचपन की यादों और दबे हुए राजों की जगह है। ये उसके रोमांटिक ड्रामे के लिए एक परफेक्ट स्टेज है। एक ऐसी सेटिंग जिसे वो डैनी जरूर पसंद करता, ऐसा वो सोचती है। सो द सीन इज सेट। बस उसके लीडिंग मैन की कमी है। वो अपने दिमाग में उसके आने का सीन प्ले करती है ओवर एंड ओवर अगेन, एकदम परफेक्ट फिल्मी सीन। लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते जाते हैं, एक ठंडी सच्चाई उसके अंदर घर करने लगती है। शक के दर्द वो उभरने लगते हैं। उसकी फैमिली की, उसके भाई जॉफ की आवाजें उसके कानों में गूंजने लगती हैं। और शायद पहली बार वो सच में इस सवाल का सामना करती है, अगर वो नहीं आया तो। और इस तरह वो आमने सामने आ जाती है हकीकत के आईने के। जिस उम्मीद ने उसे अब तक जिंदा रखा था, वो अब धीरे धीरे फीकी पड़ रही है। और आईने में जो चेहरा उसे दिख रहा है, उससे वो अब और अनदेखा नहीं कर सकती। और वो इसे एक्सेप्ट कर लेती है धीरे धीरे, जैसे रोशनी कम हो रही हो। वो नहीं आ रहा है और इस सच्चाई के साथ एक बहुत गहरा दुख आ जाता है। ये सिर्फ एक मिस डेट की निराशा नहीं है, ये इस बात का भारी बोझ है कि वो हमेशा एक झूठी, एक सपने देखने वाली लड़की के रूप में देखी जाएगी। द ड्रीम इज डेड और उसकी जगह एक भारी, ना टाल पाने वाला दुख है। लेकिन क्या सपना सच में मर गया है? घर जाते हुए एक जानी पहचानी चीज, पब के बाहर उसके फादर की बाइक, उसके अंदर कुछ ट्रिगर करती है और बस उसी पल उसका दिमाग भागने का सबसे कमाल का, सबसे अनबिलीवेबल काम करता है। नहर के पास की वो अकेली बेंच गायब हो जाती है और वो वापस रॉयसेस के पास है। उस मीटिंग को दोबारा जी रही है जो कभी हुई ही नहीं। वो उसकी हरी आंखों में चमक देखती है, उसकी नाक पर हल्के हल्के फ्रैकल्स। उसके दिमाग के थिएटर में वो अब एक नो शो नहीं है, वो एक बार फिर उसकी कहानी का हीरो है। द प्रोडिजी, द इनोसेंट जीनियस, द ग्रेट डैनी। तो ये था पूरा चैप्टर। अगर पसंद आया तो सिर्फ एक कमेंट कर देना और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो बता देना। तब तक के लिए अपग्रेड योरसेल्फ, अदरवाइज यू विल बी स्टक इन अ लूप।